इसका मतलब ये भी होगा कि जब आप ए से बी की तरफ ले जाओगे चार्ज को विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो आपकी अप्लाइड फोर्स जो होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। और ये जो वर्क होगा ए से लेकर बी तक, ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स नहीं होगा, ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो जाएगा। वेरिएबल फोर्स इसलिए हो जाएगा क्योंकि ए से बी तक आप मूव जब करवाते हो चार्ज को विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो आपकी अप्लाइड फोर्स आपको बढ़ानी पड़ेगी। अदरवाइज जब आप ए से बी की तरफ लेके जाओगे तो आपकी फोर्स हर जगह पे जो है वो जो अगर फोर्स को आप बढ़ाओगे नहीं तो ये वेलोसिटी इसकी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या कहोगे, ये वर्क कौन सा हो जाएगा बेटा, ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो जाएगा। आप कहोगे वर्क बिटवीन ए एंड बी is work done by variable force बेटा। ये वर्क डन बाय क्या हो जाएगा बेटा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो जाएगा। और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को आप W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा से डायरेक्ट, हमने जो वर्क ए और बी का फार्मूला पढ़ा है ना, क्यू ई डॉट डेल्टा आर, ये तब लगता जब ए और बी के दरमियान वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होता है। लेकिन यहाँ पे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स नहीं है क्योंकि ए और बी के दरमियान फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। जब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि फोर्स कौन लगाता है, फील्ड लगाती है बेटा। ठीक है, अब इस वर्क को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखिए चैप्टर 7 फर्स्ट ईयर के अंदर हम पढ़ते हैं कि जब ऐसी सूरत हाल आ जाती है आपके सामने कि जिसके अंदर दो पॉइंट्स के दरमियान आपने वर्क कैलकुलेट करना होता है, लेकिन उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान फोर्स यूनिफॉर्म नहीं है, तो आप क्या करते हो, पूरे डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हो और हर छोटे हिस्से का वर्क अलग कैलकुलेट करते हो, फिर सब वर्क को आपस में सम कर देते हो, तो आपको क्या मिल जाता है, टोटल वर्क मिल जाता है। तो बेटा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को कैलकुलेट करने का यही तरीका होता है कि पूरा जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे यहाँ पे ए और बी है, इस पूरे डिस्प्लेसमेंट को आप छोटे हिस्सों में तकसीम करें, फिर हर हिस्से का वर्क आप अलग से कैलकुलेट करें, फिर सब हिस्सों के वर्क को आपस में सम करें, तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। तो आप कहोगे बेटा कि अब हम इसको स्मॉल हिस्सों में तकसीम करेंगे बेटा, ये हो जाएगी 0.1, ये हो जाएगी बेटा 0.2। हम इस पूरे डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे हिस्सों के अंदर तकसीम कर रहे हैं बेटा, और ये इक्वल इक्वल हिस्से बनाने, और ये nth हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका बनाए बेटा कि अगर आप इसका डिस्टेंस बनाते हैं बेटा, तो ये जो पॉइंट ए होती है बेटा, इसका डिस्टेंस, इस चार्ज से जो डिस्टेंस होता है बेटा, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं बेटा आर ए बेटा। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस को बेटा आर ए। अब ये पॉइंट है बेटा, आप इस पॉइंट के डिस्टेंस को कहोगे बेटा कि ये डिस्टेंस कौन सा है, ये डिस्टेंस है बेटा R1, और ये पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट का डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा R2 बेटा। इसी तरह से अगर आप इस पॉइंट का डिस्टेंस लोगे बेटा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा Rn बेटा। इसी तरह से अगर आप इस पॉइंट का डिस्टेंस लोगे तो इस पॉइंट का डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा बेटा, आर बी हो जाएगा। मुख्तलिफ पॉइंट्स का डिस्टेंस मुख्तलिफ है बेटा। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर है,
इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर है, ठीक है। अब ये बेटा ए पॉइंट और बी 1 पॉइंट के दरमियान डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर है, 1 और 2 के दरमियान भी डेल्टा आर, हर एक के दरमियान जो होगा ये इक्वल इक्वल है। बेटा ये तरीका होता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को कैलकुलेट करने का तरीका होता है। इसमें जितने आप पीसेस छोटे बनाओगे उतनी आपकी रिजल्ट एक्यूरेट होगी। चैप्टर 7 के अंदर आपने पढ़ा होगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ये चैप्टर 7 फर्स्ट ईयर के अंदर हम पढ़ते हैं, लेकिन हम उसकी रिजल्ट को बेटर से बेटर बना सकते हैं। हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को 100% एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। और बेहतर से बेहतर करने का तरीका क्या है कि पूरे डिस्प्लेसमेंट के जितने छोटे हिस्से बनाओगे उतनी रिजल्ट आपकी ज्यादा बेहतर होगी। जितने बड़े हिस्से बनाओगे उतनी रिजल्ट आपकी खराब होगी, ठीक है। ये 7 चैप्टर के अंदर सब हम पढ़ते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की मुख्तलिफ चीजें बेटा। अब हम करेंगे बेटा कि ये वर्क बिटवीन ए एंड बी बेटा जो होगा, अब ये जो वर्क होगा बेटा वर्क बिटवीन ए एंड बी, ये बेटा इसके अंदर हम करेंगे इन दोनों के दरमियान ये जो वर्क है बेटा, ये वर्क इसका ए और 1 का बेटा वर्क है, और ये वर्क किसका हो जाएगा बेटा 1 और 2 का वर्क है। ये वर्क किसका हो जाएगा बेटा ये 2 और 3 का। इस तरह से सब वर्क को आपस में क्या करेंगे बेटा सम के वर्क बिटवीन बेटा ए एंड 1 प्लस हम करेंगे बेटा वर्क बिटवीन हम बेटा 1 to 2 और प्लस हम क्या करेंगे बेटा वर्क बिटवीन 2 and 3। और इसी तरह से हर हिस्से का वर्क अलग कैलकुलेट करेंगे और वर्क एन से लेकर बी का हर एक छोटे हिस्से का वर्क अलग कैलकुलेट करेंगे। तो आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि वर्क बिटवीन ए एंड बी is equal to sum of all work from 1 to n। बेटा 1 से लेकर n तक जो सब वर्क होंगे उनको सम करेंगे, ठीक बेटा। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन। अब बेटा हम करते हैं वर्क फ्रॉम ए टू 1, एक छोटे से हिस्से का वर्क करते हैं कि जब हम ए से 1 तक जाते हैं तो वर्क कितना होता है। अब ये बेटा छोटा हिस्सा है, अब हम हर हिस्से का अलग वर्क कैलकुलेट करेंगे और ए टू 1 एक छोटा सा हिस्सा है। और ये जो छोटा सा हिस्सा होता है ना इसके अंदर फोर्स को कांस्टेंट माना जाता है, क्योंकि फोर्स थोड़े डिस्टेंस पे चेंज नहीं होती। तो हम कहते हैं ए से लेकर 1 तक फोर्स कांस्टेंट रही है। तो ये छोटे हिस्से बनाने का मकसद भी यही होता है, क्योंकि हम ए और बी के दरमियान डायरेक्ट W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा नहीं लगा सकते, लेकिन अगर छोटा हिस्सा हम कर लेते हैं तो छोटे हिस्से के लिए हम लगा सकते हैं W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास इस तरह से Q E डॉट डेल्टा आर बेटा, ये हो जाएगा बेटा वर्क फ्रॉम ए टू, क्योंकि छोटे हिस्से का फार्मूला हम पढ़ के आए। छोटे हिस्से का फार्मूला कौन सा होता है जो हम पहले वर्क का पढ़े हैं बेटा। तो आप करोगे बेटा ये हो जाएगा Q नॉट E डेल्टा आर कॉस थीटा। अब ये बेटा कॉस थीटा किसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा आर। बेटा देखें इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है और चार्ज किस तरफ मूव कर रही है लेफ्ट की तरफ। दोनों के दरमियान एंगल कौन सी होती है, दोनों के दरमियान एंगल होती है 180 डिग्री। देयरफॉर ये हो जाएगा बेटा Q E डेल्टा आर cos 180 इक्वल टू हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा बेटा Q नॉट E
डेल्टा आर हो जाएगा। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं बेटा, वर्क फ्रॉम ए टू 1 इज इक्वल टू बेटा माइनस क्यू नॉट ई डेल्टा आर। ये होगा माइनस क्यू। बेटा ये आइसोलेटेड चार्ज है, आइसोलेटेड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और डेल्टा आर बेटा, डेल्टा आर देख सकते हैं बेटा आप यहाँ से, कि अगर आप देखते हैं बेटा डेल्टा आर इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा आर ए माइनस आर वन। बेटा ये आर ए है, ये आर वन है बेटा, इसको आपस में माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, डेल्टा आर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे रखोगे बेटा आर ए माइनस हो जाएगा आर वन, बेटा ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास बेटा फार्मूला आ जाएगा, इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर ए माइनस आर वन। बेटा ये आ जाएगी इक्वेशन वन। बेटा देखिए ये बेटा वर्क फ्रॉम ए टू वन है। अब बेटा यहाँ पे आर कौन सा रखेंगे, यहाँ पे तो हमारे पास आर दो है बेटा, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट वन है। तो यहाँ पे हम कौन सी रखेंगे बेटा, तो बेटा जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसके अंदर हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट वन है। अब यहाँ पे हमारे पास दो आर है, एक आर ए है और दूसरा कौन सा है, आर वन है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो फिर हम उसका मीन लेते हैं, मीन लेंगे इसका, मीन्स एवरेज लेंगे। और यहाँ पे अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन जो होते हैं ये बराबर होते हैं, और ये मीन लेंगे। मीन लेने के बाद ये होगा बेटा, ठीक है, टेकिंग मीन। बेटा जब मीन हम लेंगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर ए आर वन। बेटा ये हो जाएगी इक्वेशन टू। ये मीन है बेटा, मैंने डायरेक्ट लिखा है, मैंने मीन लिए बेटा, ये मीन होती है। आपके बुक में भी डायरेक्ट लिखा है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए इंटू क्या हो जाएगा, आर वन। ये मीन के फार्मूले से बाकायदे सॉल्व होता है। तो आप लिख सकते हैं बेटा कि वर्क फ्रॉम ए टू वन इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा के क्यू नॉट अपन, आप कर सकते हैं बेटा आर ए आर वन, आर ए माइनस कर सकते हैं आर वन। बेटा आप इसको लिख सकते हैं के क्यू नॉट आर ए माइनस आर वन अपन, आप लिख सकते हैं आर ए आर वन। एलसीएम के रूल के मुताबिक आप इसको लिख सकते हैं बेटा आर ए अपन आर ए आर वन माइनस आर वन अपन आर ए आर वन। बेटा ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो आप करोगे कि वर्क फ्रॉम ए टू वन, बेटा ये हो जाएगा के क्यू नॉट वन अपन आर वन माइनस क्या करोगे बेटा वन अपन आर ए। ये फार्मूला हो जाएगा बेटा, माइनस यहाँ पे माइनस मिस हो गया बेटा, ये माइनस है जो यहाँ तक है, यहाँ पे आगे मैंने मिस कर दिया माइनस को। ठीक है, ये माइनस अपने साथ लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वर्क कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा, ये आप कर सकते हैं बेटा के क्यू नॉट जब माइनस मल्टीप्लाई होगी बेटा तो ये हो जाएगी वन अपान आर ए, और माइनस हो जाएगा बेटा वन अपान आर वन। ये हो जाएगी इक्वेशन टू बेटा। ठीक है, अब ये मैंने माइनस बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो ये माइनस का हो जाएगा, पीछे चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा इस तरह से मैंने यहाँ पे जो बाहर की माइनस थी इसको मैंने वहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ रही है बेटा, ये यहीं से cos 180 वाली माइनस आ रही है कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये वर्क फ्रॉम ए टू वन का फार्मूला है।
कि अगर एक छोटे से हिस्से ए से लेकर 1 तक जाओगे तो ये वर्क होगा। इसी तरह से बेटा अगर आप करोगे वर्क फ्रॉम 1 to 2 तो सेम प्रोसेस होगा बेटा, के क्यू क्यू नॉट बेटा। अब देखें पॉइंट ए पहले है तो फार्मूले में पहले आइए, पॉइंट 2 बाद में है तो बाद में आइए। तो इसी तरह से करोगे बेटा 1/R1 माइनस करोगे 1/R2 इस तरह से। और अगर वर्क करोगे बेटा फ्रॉम 2 to 3 सेम तरीका इस्तेमाल करोगे ये वाला बेटा, तो ये फार्मूला आ जाएगा बेटा के क्यू क्यू नॉट 1/R2 माइनस क्या हो जाएगा 1/R3 बेटा। ठीक है, और इसी सेम प्रोसेस को अगर आप कंटिन्यू करोगे, इसी सेम प्रोसेस को अगर आप कंटिन्यू करोगे तो वर्क फ्रॉम एन टू बी बेटा, मीन्स यहां से लेकर यहां तक जो वर्क होगा बेटा ये हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट 1/R n माइनस हो जाएगा 1/R b बेटा। इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप टोटल वर्क करोगे बेटा, अगर आप टोटल वर्क बिटवीन ए एंड बी बेटा, टोटल वर्क अगर करोगे तो सम करोगे बेटा। देखिए हमने ये डिस्कस किया है कि टोटल वर्क किसके बराबर होता है बेटा, ए और बी के दरमियान टोटल वर्क सब वर्क की क्या हो जाती है बेटा, सम हो जाती है। तो आप इस तरह से करोगे बेटा, तो आप वर्क फ्रॉम ए टू बी करोगे बेटा इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम बेटा ए टू 1 प्लस वर्क फ्रॉम 1 to 2 प्लस करोगे बेटा वर्क फ्रॉम 2 to 3 प्लस करोगे बेटा वर्क फ्रॉम एन टू बी, मीन्स सब वर्क की आपस में सम करोगे। लिखते हैं बेटा वर्क फ्रॉम ए टू बी, ए टू 1 बेटा हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट 1/R a माइनस 1/R1 प्लस हो जाएगा बेटा के क्यू क्यू नॉट 1/R1 माइनस 1/R2 बेटा, प्लस हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट 1/R2 माइनस 1/R3 प्लस हो जाएगा बेटा के क्यू नॉट 1/RN माइनस हो जाएगा 1/RB। सब वर्क को आपस में क्या करेंगे, सम करेंगे बेटा। अब अगर आप देखते हैं बेटा तो ये आ जाता है इस तरह से, इज इक्वल टू बेटा के क्यू क्यू नॉट कॉमन, ये आ जाएगा बेटा 1/RA माइनस 1/R1 प्लस 1/R1 माइनस 1/R2 प्लस 1/R2 माइनस 1/R3 प्लस अप टू हो जाएगा बेटा इस तरह से, प्लस हो जाएगा बेटा 1/RN माइनस हो जाएगा 1/RB बेटा। इस तरह से आप देख सकते हैं बेटा इसका ये सब कट जाएंगे आपस में बेटा, सिर्फ इसका पेयर नहीं आएगा, इसका पेयर नहीं आएगा, तो बाकी बचेगा बेटा वर्क बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा के क्यू क्यू नॉट 1/RA माइनस 1/RB। ये फार्मूला आ गया बेटा। ये फार्मूला होता है दो पॉइंट्स के दरमियान जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है तो ये वर्क का फार्मूला है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं बेटा ये वर्क का फार्मूला है किन दो पॉइंट्स के दरमियान है, ऐसी दो पॉइंट्स के दरमियान जिन पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है नॉन यूनिफॉर्म रहती है। तो नॉन यूनिफॉर्म अगर फील्ड है और दो पॉइंट्स एक दूसरे से दूर हैं तो वर्क का ये फार्मूला लगेगा। अगर दो पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान फील्ड यूनिफॉर्म है तो कौन सा लगेगा, क्यू ई डॉट डेल्टा आर लगेगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो ये फार्मूला लगेगा। अब यहीं से आएगा पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला बेटा। अब हम करेंगे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू फार पॉइंट्स इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बेटा। जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होती है तो उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा? देखिए बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा वर्क बिटवीन ए एंड बी अपन चार्ज बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा, आपके पास हो जाएगा बेटा के क्यू क्यू नॉट अपन क्यू नॉट 1 अपन आर ए माइनस 1 अपन आर बी बेटा, कैंसल। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला ये आ गया बेटा, इज इक्वल टू के क्यू 1 अपन आर ए माइनस 1 अपन आर बी। बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है जब दो पॉइंट्स के दरमियान फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है बेटा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला आ गया, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का अगर हम करें बेटा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू फार पॉइंट्स बेटा, अगर दो फार पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस अगर हम करें बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हो जाता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू हो जाता है बेटा वर्क बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू बेटा के क्यू क्यू नॉट 1 अपन आर ए माइनस हो जाएगा बेटा 1 अपन आर बी। ये फार्मूला लगेगा बेटा। तो आप कर सकते हैं बेटा कि ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का फार्मूला है, और ये जो होता है बेटा ऊपर इससे पोटेंशियल वाला फार्मूला है, और ये वर्क का फार्मूला है, ठीक है। अब आखिरी फार्मूला है बेटा एब्सोल्यूट पोटेंशियल का, कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है बेटा। बार बने हो गई शायद लगाएगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल। बेटा एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है? देखिए एब्सोल्यूट पोटेंशियल का मकसद होता है टोटल पोटेंशियल। क्या ये तो हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया बेटा, वर्क भी हमने कैलकुलेट किया कि दो पॉइंट्स के दरमियान, और इसमें ऐसी दो पॉइंट्स थी जिन दोनों पॉइंट्स के दरमियान न पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी न पोटेंशियल जीरो था। अब एब्सोल्यूट का मकसद क्या होता है बेटा? एब्सोल्यूट का मकसद है टोटल, ठीक है। और टोटल हमेशा ऐसी जगह से देखा जाता है जहां पे वो एक्चुअल चीज जीरो होती है बेटा। जैसे टेम्परेचर होता है, टोटल टेम्परेचर हमें केल्विन बताता है, और केल्विन हमेशा टेम्परेचर वहां से बताता है जहां पे एक्चुअल जीरो होता है, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। इसी तरह से अगर किसी भी बॉडी का टोटल पोटेंशियल हमें देखना हो तो हम हमेशा ऐसी पॉइंट का सहारा लेंगे जहां पे एक्चुअल पोटेंशियल क्या होता है? जीरो, और एक्चुअल पोटेंशियल जीरो होता है इन्फिनिटी पे बेटा, ठीक है। तो आप कहोगे कि पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू इन्फिनिटी, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि व्हेन वर्क is done on charge from infinity to any point in electric field, then work per unit charge becomes absolute potential बेटा। जब किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर किसी पॉइंट पे ले आए तो वो जो पोटेंशियल होता है वो क्या बन जाता है बेटा? टोटल पोटेंशियल। अब अगर टोटल पोटेंशियल देखते हैं बेटा,
तो इसका आप कहोगे बेटा कि टोटल पोटेंशियल हो जाएगा बेटा, टोटल पोटेंशियल तब होगा जब पॉइंट ए इज एट इंफिनिटी। अगर पॉइंट ए को हम इंफिनिटी पे ले जाए बेटा, तो आर ए क्या हो जाएगा बेटा, आर ए इंफिनिटी हो जाएगा। आप इसको इस तरह से देखेंगे बेटा कि अगर पॉइंट ए को हम इंफिनिटी पे ले जाए, फिर इंफिनिटी से अगर किसी भी चार्ज को पॉइंट बी पे ले आए, तो वो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल होता है। क्योंकि आपको पता है बेटा कि इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप करोगे बेटा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल का फार्मूला हो जाएगा के क्यू 1/इंफिनिटी -1/RB इज इक्वल टू हो जाएगा -KQ/RB, जिसको जनरल लिख सकते हैं -KQ/R। बेटा ये जो फार्मूला हमारे पास है, ये डायरेक्शन की वजह से बेटा -KQ/R, आप कह सकते हैं बेटा कि नेगेटिव साइन इसलिए कि चार्ज ने मूव किया है अगेंस्ट ई। नेगेटिव साइन indicates that in this case beta, in this case potential increases when charge moves against E। बेटा इस केस के लिए नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन इस केस की है, और ये नेगेटिव साइन हमें बताती है कि चार्ज ने किसके खिलाफ मूव किया बेटा, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड किया, इसलिए नेगेटिव साइन आई है। जनरल फार्मूला ये हो जाएगा बेटा, जनरल बेटा फार्मूला हो जाएगा, जनरल फार्मूला ये होता है बेटा, जनरल फार्मूला ये होता है बेटा एब्सोल्यूट पोटेंशियल का KQ/R। ठीक है, ये हमारे पास जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, नेगेटिव फॉर नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव बनेगा फॉर पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई चार्ज बेटा नेगेटिव होगी तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा, अगर कोई चार्ज पॉजिटिव होगी तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उसी तरह से जिस तरह से पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर और पोटेंशियल भी क्या होता है बेटा, स्केलर होता है, इसलिए इसको कैलकुलेट करते हुए हम साइन डालते हैं। कल इसके मुख्तलिफ केसेस करेंगे। ठीक है।